आप सभी का ऑरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम रिया रघुवंशी है। मैं आप सभी के सामने सबसे पहले एमपी एनटीएससी स्टेज 1 के पेपर के बायोलॉजी के सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ। हर बार की तरह इस बार का पेपर भी काफ़ी इजी था एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इस पेपर में आए थे वो सभी क्वेश्चंस हमारे पैकेज में या हमारी जो एनटीएससी की टेस्ट सीरीज थी जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र उसमें कवर्ड अप थे। जिन लोगों ने इस एनटीएससी स्टेज 1 की टेस्ट सीरीज यानी कि ब्रह्मास्त्र पे लॉग इन कर रखा होगा, एनरोल कर रखा होगा, उन सभी को इससे काफ़ी फायदा हुआ है। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के डिस्कशन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बॉडी। सो ये क्वेश्चन जो है ये हमारे 10th क्लास के लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर जो था उसका क्वेश्चन है, डाइजेशन वाले पार्ट का क्वेश्चन है। पूछा गया है बाइल जूस के बारे में। हम बात करें बाइल जूस होता क्या है, तो बाइल जूस बेसिकली सीक्रीशन होता है जिसमें वाटर होगा, जिसमें बाइल पिगमेंट्स होंगे, बिलिरुबिन भी होगा। ये सभी मिलकर क्या बनाएंगे, बाइल जूस बनाते हैं। अब हम बात करें कि इनका सिंथेसिस कहाँ होता है, तो इनका सिंथेसिस होता है लिवर में और इनका स्टोरेज या ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में स्टोर्ड कहाँ होते हैं, तो ये स्टोर्ड होते हैं गॉल ब्लैडर में। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो दो ऑप्शंस थे वो हमारे एलिमिनेटेड थे, नेफ्रॉन और हाइपोथैलेमस में। आई होप किसी को भी डाउट नहीं हुआ होगा। मेन जो डाउट वाली चीज थी वो थी गॉल ब्लैडर और लिवर। तो सिंथेसिस जो होता है बाइल जूस का वो होता है लिवर में एंड जो इनका स्टोरेज है वो होता है कहाँ पर, वो होता है गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज फाइटोहॉर्मोन। अब फाइटोहॉर्मोन क्या होते हैं, फाइटोहॉर्मोन्स प्लांट हार्मोन होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स की जरूरत होती है बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जिनके कंप्लीशन में कहीं ना कहीं हार्मोन्स का रोल होता ही होता है। इन द सेम वे प्लांट्स को भी हार्मोन्स की जरूरत है, उनकी बॉडी में भी हार्मोन्स चाहिए ताकि उनकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके। उन्हीं हार्मोन्स को फाइटोहार्मोन या फिर प्लांट हार्मोन कहा जाता है। अब जो मेन 5 प्लांट हार्मोन्स हैं या फाइटोहार्मोन्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं वो है साइटोकाइनिन, जिबेरलिन, ऑक्सिन, इथिलीन एंड लास्टली जो एक और बचता है दैट इज एब्सिसिक एसिड। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन थे। ऑक्सिन, हाँ बिल्कुल ये एक फाइटोहार्मोन है, साइटोकाइनिन भी है और जिबेरलिन भी है, इसलिए आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH of which of the following is acidic in nature? So coming on to the discussion, first हम ये जाने ये जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं ये टर्म्स हैं किस लिए। हमारी डाइजेशन की प्रोसेस में कई सारे ग्लैंड्स का, ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये सभी मिलकर डाइजेस्टिव ग्लैंड बनाते हैं या हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो इन सभी सिस्टम से या इन सभी ग्लैंड से या ऑर्गन से निकलने वाले सीक्रीशन का नाम दिया हुआ है। जैसे गैस्ट्रिक जूस जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, बाइल जूस जो है वो निकलता है कहाँ से, लिवर से निकलता है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन से निकलता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एसिडिक नेचर का कौन सा होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले ये जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं इसमें क्या क्या होगा, इसमें होता है कुछ अमाउंट में वाटर होगा, वाटर के साथ इसमें म्यूकस होता है और इसमें HCl भी होता है। और यही HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही HCl रिस्पॉन्सिबल है इसको एसिडिक नेचर प्रोवाइड करने के लिए। इसका pH अराउंड 1.3 से 3 पॉइंट समथिंग होता है। हम बोल सकते हैं 7 से तो कम ही होगा तभी ये एसिडिक है। तो HCl जो है उसकी प्रेजेंस की वजह से गैस्ट्रिक जूस का जो pH होता है वो एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following have naked seed? So, firstly, जो यहाँ पे दिए हुए हैं एल्गी और ब्रायोफाइट्स, इनमें सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ सीड्स यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे, इनमें प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। अब बात आती है जिम्नोस्पर्म्स की। यहाँ पे जिम्नो यानी कि जिम्नोस, इसका मतलब क्या होता है, नेकेड, एंड स्पर्म या इसको हम लिखेंगे स्पर्मा, इसका मतलब होता है सीड। तो ये नाम खुद सजेस्ट कर रहा है कि इसके जो सीड्स होते हैं वो कैसे होंगे, नेकेड सीड्स होते हैं। नेकेड सीड्स का मतलब क्या हुआ कि इनमें जो सीड्स हैं उनके ऊपर ओवरी का कवरिंग नहीं होगी, या प्रिसाइसली हम बोले तो कोई फ्रूट नहीं होगा, फ्रूट की कवरिंग नहीं होगी। तो इसका आंसर है सी, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, Krebs cycle found in which part of cell? So firstly, what is Krebs cycle? Krebs cycle क्या है? ये एक मल्टीपल चेन रिएक्शन है जिसमें होता क्या है, जो ग्लूकोज तुमने लिया, ये जो खाना तुमने लिया, उस खाने में एनर्जी स्टोर थी, उस एनर्जी की तुमको ज़रूरत है, उस एनर्जी को निकालना उस खाने से फॉर आवर यूज़, दैट इज नोन एज Krebs साइकिल। ये एक पूरी साइकिल चलती है। इसमें होगा क्या, ऑक्सीडेशन होता है किसका, एसिटाइल कोएंजाइम ए का, एंड ये एक पूरी फिर रिएक्शन चलती है जो कि जिसको हम बोलते हैं Krebs साइकिल। और ये कहाँ होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसका आंसर है ए, Krebs साइकिल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट। सो इस क्वेश्चन की तो जो लैंग्वेज है वही काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। अगर स्टूडेंट्स को आंसर आता भी होगा तो भी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उससे कंफ्यूज होकर आंसर गलत जा सकता था, क्योंकि यहाँ उन्होंने एक वर्ड यूज कर दिया कि कौन सा इसमें से नहीं मिलता, तो तुम क्या ढूंढने लगोगे कि प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं मिलता, है ना। पर उन्होंने वर्ड लास्ट में एक एक्सेप्ट भी यूज कर दिया, यानी कि 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो प्रोकैरियोट्स की सेल में देखने को नहीं मिलते, एक ऐसा है जो देखने को मिलता है और वही तुमको बताना था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, गोल्जी बॉडी नहीं, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, वो जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होती है उन्हीं को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्यों, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ना। उसके अलावा उनका जो सेल ऑर्गेनल्स है वो नहीं होते, जो यूकैरियोटिक सेल्स में अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते। पर राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम ऐसा है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही देखने को मिलता है। तो इसका आंसर था सी, दैट इज राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर फाउंड इन मैमल्स। तो ये तो एनसीईआरटी की लाइन है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। लिखा हुआ है कि हेयर और मैमरी ग्लैंड्स जो है ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसके, मैमल्स के। कोई भी बिना एक्सेप्शन के, विदाउट एनी एक्सेप्शन, हर एक मैमल की बॉडी पे हेयर भी देखने को मिलेंगे और उनकी बॉडी में जो मैमरी ग्लैंड्स हैं वो भी प्रेजेंट होंगे। तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम बात करें सी, जो एयर सैक लिखा हुआ है, पहली बात तो ये SACS होगा, है ना। ये सेक्स जो होते हैं या ये एयर सेक्स जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये लंग्स में पाए जाते हैं। किसके, बर्ड्स के लंग्स में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इंसेक्ट्स में देखने को मिलेंगे। इंसेक्ट्स का जो विंड पाइप होगा या हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्यूब होगा जिसको हम ट्रैकिया बोलेंगे, उसमें भी तुमको एयर सेक्स देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, डी, दैट इज बोथ A and B आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA of eukaryotes have। यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है उसकी एक प्रॉपर पैकेजिंग होती है, तभी तो हम उनको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर पैकेजिंग है। डीएनए ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फैला हुआ नहीं है, प्रॉपर पैकेजिंग के साथ होता है। अब वो पैकेजिंग किस तरह होती है, डीएनए जो हमारा है वो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। ये जो डीएनए है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये एक सेट होता है प्रोटीन का, कई सारे प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स के सेट के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इन्हीं सेट ऑफ प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं हिस्टोन। ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं या ये जो सेट होता है ये कैसा होगा, ऑब्वियसली अगर डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इनको बाइंड करने के लिए, साथ में रखने के लिए जो सेट ऑफ प्रोटीन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। और इसी प्रोटीन के आसपास में या इसी हिस्टोन प्रोटीन के आसपास में ये जो डीएनए है ये रैप हो जाता है और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है और इसी तरह पैकेजिंग होती है। तो जो डीएनए है यूकैरियोट्स का उसमें हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलते हैं, पर उनमें फैटी एसिड या कोलेस्ट्रॉल का कोई रोल नहीं होगा। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोकोटिलिडन। अब मोनोकोटिलिडन होते क्या है, प्लांट किंगडम पढ़ा है, प्लांट किंगडम के अंदर कई सारे डिविजन्स थे, 5 थे, मेनली 5 डिविजन्स थे, जिनमें लास्ट वाला होता है एंजियोस्पर्म, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। इस एंजियोस्पर्म को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं मोनोकोटिलिडन्स और दूसरे होंगे डाइकोटिलिडन्स या डाइकॉट्स। ठीक है,
मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। ये किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं? जो सीड होता है उस सीड के अंदर अगर सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट है तो वो मोनोकॉट्स होते हैं। अब कॉटिलिडन क्या होता है? लीफ स्ट्रक्चर रहता है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सीड के अंदर प्रेजेंट होगा। जब हम जर्मिनेशन देखते हैं सीड का तो हम देखते हैं सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, उससे एक बाहर पत्ती निकलती है। अगर वो सीड के अंदर एक कॉटिलिडन प्रेजेंट है तो उससे पहले जो जर्मिनेशन के टाइम पे सिर्फ एक पत्ती निकलेगी, और अगर सीड में दो कॉटिलिडन यानी कि वो डाइकॉट है तो उसमें जब जर्मिनेशन होगा तो साथ में दो पत्तियां निकलेंगी। तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स क्या होते हैं, ये आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा। अब उसी बेसिस पे जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, व्हीट, बनाना, मेज। ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों ही मोनोकॉट्स हैं। इन सभी के सीड्स के अंदर एक कॉटिलिडन देखने को मिलेगा। सो आंसर इसका क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन कॉजेज डायबिटीज मेलाइटिस? सो डायबिटीज दो तरह की होती है, एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस, दूसरी होती है डायबिटीज मेलाइटिस। इंसिपिडस जो होगी वो कैसे होती है? पानी का ज्यादा सीक्रेशन होने लगे, एक्सक्रीशन होने लगे यूरिन के साथ हमारी बॉडी के बाहर, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। उसको रोकने के लिए क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। हम उस चीज को अभी साइड रखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पढ़ना है डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। डायबिटीज मेलाइटिस क्या है? हमारा जो पेनक्रिया है या पेनक्रियाज जो है ये दोनों की तरह काम करते हैं, यानी कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होंगे और ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं। तो इनका जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है ये दो हार्मोन सीक्रेट करता है, एक होता है ग्लूकागन और दूसरा होता है इंसुलिन। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ग्लूकागन का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, और ग्लूकागन क्या कराता है? हर जगह से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, ग्लूकोज बनाने की कोशिश करता है। सो इन रिटर्न क्या होगा कि जो ग्लूकागन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो बॉडी में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आप सबने सुना ही है इसको शुगर है इसलिए ये मीठा नहीं खाते, टीवी में कई सारे एड्स भी देखे होंगे, डायबिटीज है, शुगर के पेशेंट है तो ये वाला शुगर लीजिए, ये शुगर फ्री होता है, ये हलवा खाइए, वो बहुत कुछ होता है ऐसा। तो ये बेसिकली जो शुगर की या जिस डायबिटीज की बात करते हैं उसका नाम होता है डायबिटीज मेलाइटिस, और ये इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। अगर ग्लूकागन इंसुलिन सेम लेवल पे प्रेजेंट होते हैं तो ये एक बैलेंस फॉर्म में काम करते हैं ताकि शुगर का लेवल ज्यादा ना हो। इंसुलिन कम हो गया, ग्लूकागन ज्यादा हो जाएगा, शुगर ज्यादा हो जाएगी, तो इससे पेशेंट जो है वो डायबिटिक हो जाएगा, दैट इज उसको डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is or are correct statements? So coming on to our first statement, first statement दिया हुआ है synthesis of urea takes place in the liver, very right। synthesis जो होता है यूरिया का वो लिवर में ही होगा। क्यों? अमोनिया जो है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, उसकी सीक्रीशन के लिए या एक्सक्रीशन के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी की जरूरत पड़ती है। तो पानी ज्यादा हमारी बॉडी में उतना नहीं मिल सकता। इनफैक्ट हमने पढ़ा है कि जो यूरिन होती है वो भी 4 टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एक्सक्रीट करते हैं हम बॉडी से, ताकि पानी का रिटेंशन कर सके हमारी बॉडी में। तो पानी की कमी की वजह से या पानी ज्यादा लॉस ना करना पड़े इसलिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि लेस टॉक्सिक होता है और इसमें कम अमाउंट पानी की जरूरत पड़ती है एक्सक्रीशन के लिए। ये होता क्या है? ये लिवर में होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, यूकेरियोट्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया। यूकेरियोट्स क्या है? वो सेल्स या वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास यूकेरियोटिक सेल होती है। यूकेरियोटिक सेल्स क्या होती है? वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस है, जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हम बोलेंगे। उसके साथ साथ सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। सभी सेल ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा। तो यस, ऑल यूकेरियोट्स या ऑल यूकेरियोटिक सेल्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन इज वायरस इज प्रोकैरियोट। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वायरस को ना तो प्रोकैरियोट में रखा गया है और ना ही यूकेरियोट्स में रखा गया है। इनका कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर ही नहीं है जिसके बेसिस पे इनको डिफाइन कर दिया जाए कि इनको रखना कहाँ है। तो इसलिए सी ऑप्शन गलत है। एंड लास्ट ऑप्शन वाज बोथ ए एंड बी। तो या दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर था डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? सन है, सन से रेडिएशंस आएंगी अर्थ पे, वो रेडिएशंस आने के बाद एमिट भी या री एमिट भी होती है। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ये गैसेस क्या करेंगी?
कि जो ऑलरेडी सन से डायरेक्ट रेडिएशंस गिर रही होंगी उनको भी एब्जॉर्ब कर लेंगी, जो अर्थ से री-एमिट हो रही होंगी उनको भी एब्जॉर्ब कर लेंगी, और ये उन सभी रेज को वापस से एटमॉस्फेयर में अर्थ की तरफ पहुंचाती हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो एबनॉर्मल वे में बढ़ता जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि ये गैसेस कौन कौन सी होती है जिनका जो एब्जॉर्ब करते हैं इन रेज को। तो गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। अब इन तीन में से ऑप्शन में अवेलेबल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका आंसर है सी। और कार्बन डाइऑक्साइड को वैसे भी ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट था, जरा सा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकियल रिंग्स इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सो हम सभी को पता है जो ट्रैकियल रिंग्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं, उनमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और कार्टिलेज प्रेजेंट होता है का मतलब है बोन और मसल्स। तो आंसर से वैसे भी या ऑप्शंस जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं। अब दो ऑप्शन बचे हैं, हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज। तो इसमें से भी कौन से वाले मिलेंगे, हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो होते हैं वो कोलेजन से बनते हैं, इनमें बहुत ज्यादा अमाउंट होता है कोलेजन का। इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, इनका शेप ट्यूब जैसा होता है, हेंस इनका नाम क्या है, हाइलिन। इनका नाम इसीलिए है क्योंकि ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। यही हाइलिन कार्टिलेज जो है ये हमारे ट्रैकियल रिंग में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये ईयर लोब में देखने को मिलेंगे। मोर प्रिसाइसली हम बोलें कि मैम हाइलिन कार्टिलेज जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कहाँ पर, जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं। जहाँ भी जॉइंट्स की बात करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा हाइलिन कार्टिलेज। सो जो ट्रैकियल रिंग है वो भी हाइलिन कार्टिलेज से ही बनती है, तो इसका आंसर ए है। आंसर इज ए, हाइलिन कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज लास्ट वन, ह्यूमन इवोल्यूशन वाज सपोज्ड टू टेक प्लेस इन। तो ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था या कहाँ हुआ था, वो हुआ था अफ्रीका में, तो इसका आंसर है सी। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, एंड आई होप तुम सबको सारी चीज़ें जो हमने यहाँ डिस्कस की हैं वो समझ आ गई होंगी। इन केस कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो वीडियो डली हुई है इन सभी वीडियोस को लाइक करिए, इन पे कमेंट करिए, इनको शेयर करिए जितना हो सके, एंड ऑरस एकेडमी के नंबर भी दिए हुए हैं। इन केस आपको कभी कोई क्वेरी चाहिए, आपकी कोई भी डाउट्स हैं, आप चाहें तो बिल्कुल कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।